सबसे पहले तो पलक जी आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये जो देश है ना, ये संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा, ना ये आपकी मनमानी से चलेगा ना मेरी मनमानी से चलेगा। किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाना, मैं पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम नहीं कहते कि इल्जाम गलत है या सही है, क्योंकि वहां जो बैठे हैं वो हमारे माननीय खिलाड़ी हैं और खासकर उनमें भी महिलाएं हैं, तो जिनकी संवेदनाएं जिनके प्रति हमारी हैं। लेकिन फिर भी कानून कानून के हिसाब से चलेगा, दिल के हिसाब से नहीं चलेगा। और कानून ये कहता है कि आप किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन वो एलिगेशन सही है या गलत है वो प्रूव करना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो सबूत पेश करेंगी, मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सभी को माननीय होना चाहिए। ये एक न्याय प्रक्रिया है जो जिसके हिसाब से ये देश चलता है। ये देश ऐसे नहीं चलता जी क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं, मैं आपके लिए मेडल लेके आया तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको दोषी मानिए, आप इसको एफआईआर कीजिए, आप इसको पद से हटाइए, आप इसको जेल में भेजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरी नहीं मानेंगे तो मैं स्ट्राइक कर दूंगा या मैं प्रोसेशन लेके निकल जाऊंगा, कैंडल मार्च करूंगा। मेरी नहीं मानेंगे तो मैं मेडल वापस करने की बात करूंगा, मेरी नहीं मानेंगे तो मैं मेडल गंगा में बहा दूंगा, मेरी नहीं मानेंगे तो मैं धारा 144 लगाने के बावजूद भी सारे जवाब दे दिए। जी मैं यही तो कह रहा हूं कि आज अगर 3:1 है तो मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 3 लोगों ने हमारे ऊपर कुछ टिप्पणी की जिसका जवाब देने के लिए मुझे प्रोपोर्शनल टाइम दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल जी पहले मैं एक एक करके जवाब दूंगा जो इल्जाम लगाए गए, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि आपने कहा था बीच में बात बोलिए, नोट कर लीजिए। जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है और आपने ये कहा कि आप साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं, देखिएगा आप ये जानती हैं बीइंग अ लेडी कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना एक वाक्य भी बहुत होता है, लेकिन उसको डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काउंटर एविडेंसेस और बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो फैक्ट्स इकट्ठे करने का काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं। बार बार हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो बृजभूषण जी हैं वो निर्दोष हैं। आज तक एक बार भी ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी बीजेपी नेता की नहीं आई है। हमने सिर्फ ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को उनका काम करने दीजिए। और यहां तक कि बृजभूषण जी भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई एविडेंस मिलते हैं या कोर्ट ये कह देता है कि मैं दोषी हूं तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। पहली बात, वो कितने आपने अपराधी ऐसे देखे हैं जो कहते हो कि मैं लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि उनको धरने पे बैठना पड़ा मजबूरी में, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी मजबूरी तो हर किसी के पास होती है जिसको ये लगे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन न्याय नहीं मिल रहा मान लेना ये बात का सबूत है कि ना तो आपको न्यायालय पे भरोसा है, ना आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे भरोसा है। आप ये कहते हैं कि मैं अपने हाथ से न्याय चाहता हूं, मेरे कहे अनुसार 4 दिन के अंदर फैसला कीजिए, नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। सुनिए, मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए, मुझे जवाब देने का समय दीजिए। अगर किसी को भी लगता है, जैसे पहले इन्हें लगता था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट का रास्ता लिया और कोर्ट ने इनके पक्ष में न्याय करते हुए कहा एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर आज भी पहलवानों को यह लगता है या किसी इनके सपोर्टर को यह लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही या निर्धारित समय में नहीं कर रही, तो कोर्ट जाने को किसने रोका? कांग्रेस तो उनके सपोर्ट में खड़ी है। कांग्रेस के एक से एक दिग्गज वकील इसके इंतजार में बैठे हैं कि उनको सेवा का मौका दिया जाए। क्यों नहीं आप अपनी जुडिशरी पे विश्वास करते और न्यायालय का दरवाजा खटखटाते और वहां पे पिटीशन लगाते, ताकि आप, लेकिन ये करने की बजाय आप कहें हम तो मेडल बहा देंगे, हम तो दफा 144 के बावजूद पार्लियामेंट मार्च करेंगे, हम तो अराजकता फैला देंगे। देखिएगा, आपका सम्मान है कि आप खिलाड़ी हैं, आपका मान है कि आप देश का गौरव बढ़ाने के लिए आप मेडल लेके आए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दफा 144 लगाने के बावजूद आप वहां पे प्रोसेशन निकालेंगे। आप लॉ से ऊपर नहीं है, और अगर आप लॉ से ऊपर होने की गलती करेंगे तो लॉ आपको डिटेन करेगा, आपको अरेस्ट करेगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है।
आप अजीब बात कर रही हैं। आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगी, अगर भगवान ना करे ऐसा दिन आए, तो ऐसे में आपने इल्जाम लगाया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम करेगी, और अगर आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के काम से खुश नहीं है तो आप कोर्ट जाएंगे। मैं थोड़ी आके कहूंगा कि मैंने ये किया और मैंने ये नहीं किया। व्हाई वुड आई से सो? आई एम द पार्टी इन्वॉल्व्ड। मुझे तो आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये मेरा स्टैंड है। गलत या सही ये जानना कोर्ट का काम है। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि उदाहरण आपने कहा कि वो प्रूफ देगा। 3 दिन से ये बात आ रही है कि जिस लड़की के अगेंस्ट पॉस्को एक्ट, जिसके ऊपर नाबालिग होने का एक बात कहते हैं, वो पॉस्को एक्ट लगाने की बात चल रही है, जो इसको ऊपर आप इतनी बात अभी सब लोग कह रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है कि वो लड़की नाबालिग है या नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि जो फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे पता है मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे पास उसके 36 प्रूफ होंगे। 3 दिन से एक भी प्रूफ पहलवानों की तरफ से दिखाया गया है। मीडिया में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं कि देखिएगा ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ और ये लड़की नाबालिग है, ऐसा कहा गया क्या एक बार भी? आप बताइए ना। सबसे पहले तो मैं राहुल जी को ही एड्रेस करूंगा, क्योंकि वो उनके नाम के नीचे लिखा आ रहा है राजनीतिक विश्लेषक, और वो राजनीतिक विश्लेषक जी हमारे आज किस माइंडसेट से बैठे हैं, मैं पर्सनल होना नहीं चाहता, लेकिन वो मोदी जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी टर्न में बोलने की तमीज उनको है नहीं कि अपनी टर्न में बोले, बस इतना उनसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पे ये खुद ही 2 बातें कह रहे हैं कि जातिवाद बीजेपी लेके आई, और बीजेपी को ये पता नहीं है कि जातिवाद उन्हें कितना नुकसान देगी। यानी ये कोचिंग क्लासेस लेना चाह रहे हैं मोदी जी की, अमित शाह जी की, क्योंकि इनके नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक आपने लिख दिया है, तो ये उनसे ज्यादा सियाने हो गए हैं। खैर, मुझे पर्सनल बात नहीं करनी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खाप पंचायत कौन है इस मामले में बोलने वाली? अब ये बताइए मुझे, किसी की कोई पर्सनल एलिगेशंस हैं, ठीक है, पहलवान उनके लिए खड़े हो गए क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो भी साथी पहलवान है। कल को खाप पंचायत कहेगी कि हम खड़े हो जाते हैं टीचर्स के लिए, परसों खड़े हो जाते हैं हम डॉक्टर्स के लिए। यानी एक पैरेलल कहीं पे ना ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का काम खाप पंचायत कर रही है। वो खाप पंचायत तो फिर मैं बात खत्म करने दीजिए मुझे जी। मैं बात तो खत्म कर लूं, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं पंचायतें क्यों कर रही है प्रदर्शन? बिल्कुल बोल रहा हूं क्यों कर रही है। जब आपने एक केस दर्ज किया जुडिशरी के अंडर है, खाप पंचायत कहती है कि भैया जुडिशरी को छोड़ो, वो जो फैसला करेगा कोर्ट बाद में करेगा, तुम्हारा फैसला हम निपटाएंगे। क्यों भैया, खाप पंचायत जुडिशरी से ऊपर हो गई क्या? उसके बाद अल्टीमेटम गवर्नमेंट को देना कि 7 मई को हम अल्टीमेटम देते हैं, तुम्हें 15 दिन का टाइम देते हैं, और वो 15 दिन 21 मई को खत्म हुए। लेकिन इन्होंने मार्च का प्लान किया 28 मई को, जानबूझ के, जिस दिन संसद का, नए संसद का लोकार्पण होना था, क्योंकि उनके 15 दिन तो 21 मई को खत्म हो गए थे। और 20 मई को एक और स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो देखिएगा कुछ ऐसा होगा जो देश को हर्ट करेगा। यानी आप देश को और न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े आप कब से हो गए? और उसके बाद आप धमकी देते हैं कि हम मेडल गंगा में बहाएंगे। मेडल आपकी पर्सनल बबूती है क्या? आपकी जेब में रखा रेनॉल्ड का पेन है क्या? उस मेडल को लाने के लिए 140 करोड़ लोगों की दुआएं आपके साथ थी, भले मेहनत आपकी थी, कितने देश के लोगों की दुआएं थी। आप जाके उसको बहाने का काम करेंगे, फिर बहाया क्यों नहीं? यानी ये गीदड़ धमकियां देने का काम। और दिया किसको? देश का मेडल आपने राकेश टिकैत के हवाले कर दिया। और राकेश टिकैत ने किस बलबूते पे उन्हें कह दिया कि 5 दिन के अंदर मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा। क्या है भाई राकेश टिकैत? 5 दिन के अंदर न्याय दिलाऊंगा, ये कहना पहलवानों को किस बलबूते पे ये आश्वासन दे दिया? क्या उनके साथ ये खिलवाड़ करना नहीं है? और उसके बाद पहलवानों के खुद की स्टेटमेंट, हम मर जाएंगे लेकिन हम ये अन्याय नहीं सहेंगे।
आज के बाद किसी को इस देश के लिए मेडल लाना नहीं चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे पहुंच जाइए। इस तरह के इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट्स देना क्या ये पहलवानों को शोभा देता है? और जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं। कभी वो कहते हैं हमें जांच चाहिए, जांच कमेटी बिठा दी जाती है तो हमें एफआईआर चाहिए, एफआईआर कर दी जाती है तो हमें अरेस्ट चाहिए, अरेस्ट भी अभी के अभी चाहिए। स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहा है। खिलाड़ियों को अब किसान नेताओं का समर्थन हासिल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के बाद अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में पंचायत का आयोजन किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाड़ियों के बीच जारी दंगल अब अखाड़े से निकलकर पंचायत तक पहुंच चुका है। बीजेपी सांसद भी अपनी लड़ाई को निजी से आम कर दिया है। उन्होंने अयोध्या में संतों के साथ जनचेतना रैली का ऐलान कर दिया। हालांकि अब सांसद की रैली रद्द हो गई है। यौन शोषण के आरोपों से शुरू हुई यह लड़ाई अब अहम की लड़ाई बन चुकी है। दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों के नेता राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं, अगर जल्द ही इंसाफ नहीं मिलता तो राष्ट्रपति की चौखट का दरवाजा भी हम खटखटाएंगे। पहलवानों और सांसद के बीच की लड़ाई अब आंदोलन में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अगर जल्द ही इस मामले का समाधान नहीं निकाला गया तो 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर देश एक बड़ा आंदोलन देखते हुए नजर आ सकता है। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, एक बड़ी खबर जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का ऐलान जो है वह कर दिया है। पहलवानों के समर्थन में पंचायतों का आयोजन, सूबे सिंह समेड़ के नेतृत्व में पंचायत का आयोजन होगा। कल मुजफ्फरनगर के अंदर आपको बता दें बड़ा फैसला लिया गया है और इन खाप पंचायतों ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा होगी और पंचायत में सर्वसम्मति से यह फैसला जो है वह लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पहलवानों के समर्थन में पंचायत का आयोजन हो चुका है। बड़ा फैसला कहा जा रहा है कि आज भी लिया जा सकता है, क्योंकि कल भी कह दे कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आगे की रणनीति क्या होगी। मुजफ्फरनगर के अंदर इसकी चर्चा की गई और फैसले को सुरक्षित रखा गया। अब ये ताजा अपडेट आप सभी को हम हरियाणा से दे रहे हैं, जहां हरियाणा के अंदर आपको बता दें कि ये सभी खापे एक साथ फिर से मिलकर बड़ा फैसला ले सकती है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इस बीच बृजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान, चलिए एक नजर वहां भी। जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है, कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कौन सी एफआईआर दर्ज है, एक नजर वहां पर भी डाल देते हैं, और कौन से आरोप है एक नजर वहां। बृजभूषण शरण सिंह पर
एफआईआर में कई सारे गंभीर आरोप जो है वे लगाए गए हैं और इस बीच सार्वजनिक भी हुआ है कि एफआईआर के अंदर इन सभी पहलवानों द्वारा जिक्र किया गया है कि कहां पर किस वक्त, क्योंकि ये सवाल खुद बृजभूषण शरण सिंह ही उठाते हुए नजर आए थे। एफआईआर में 15 यौन उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पहली एफआईआर 6 बालिग पहलवानों ने दर्ज जो है कराई है। इस बीच दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता की तरफ से आरोप जो है वह लगाया गया है और अभी दिल्ली पुलिस, आपको जानकर हैरानी होगी, पहले यही जांच कर रही है कि क्या जिसने एफआईआर दर्ज की है वो नाबालिग है भी या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर के अंदर कई सारे गंभीर आरोप है और इसमें से एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। इस बीच कई सारे सवाल जो है वे खड़े हो जाते हैं। पहलवानों की अब आगे क्या रणनीति होने वाली है, सबसे पहला सवाल तो यही होता है। लेकिन एक बार नजर डालते हैं कि वे कौन से सवाल हैं। तो सवालों के ऊपर जब हम नजर डाल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल यही है कि पहलवानों की अब आगे की रणनीति क्या होगी। किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं पहलवान, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई, क्या है सच्चाई, और 2024 से पहले क्या फिर एक बड़ा आंदोलन होते हुए नजर आएगा। क्यों पंचायतों को शरण में पहलवान नजर आ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज जानने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि आज का सवाल यही है कि इंसाफ कब मिलेगा। तो एफआईआर का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो एफआईआर से जुड़ी भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि एफआईआर के अंदर कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला जो है वह दर्ज हुआ है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जब ये मामला दर्ज होता है तो कहा जाता है कि तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी जो है वह की जाती है। और अगर हम बात कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की, हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 29 के तहत उस दोषी के ऊपर, जिसको दोषी ठहराया गया है, उस पर रहता है। तो कहीं सारे ऐसे एंगल हैं, कानून क्या कुछ कहता है, कहां तक जांच पहुंची है, और सबसे बड़ा सवाल इंसाफ आखिर कब मिलेगा इन सभी पहलवानों को, क्योंकि 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ, नेता बीजेपी से है। जावेद अंसारी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से है। राहुल तलान हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। सुरेंद्र कालीरमन हमारे साथ, पूर्व कुश्ती खिलाड़ी और कोच है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बृजभूषण शरण सिंह एक बयान देते हुए नजर आए, काफी सुर्खियों में वो बयान रहा। कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, फिर उसके बाद सबूत पेश करिए। लेकिन सर, हमारे पास भी हमने रिसर्च करी तो पता चला कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है पॉक्सो एक्ट के तहत उस व्यक्ति के ऊपर होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो ये बृजभूषण शरण सिंह को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। सबसे पहले तो पलक जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये जो देश है ना, ये संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा। ना ये आपकी मनमानी से चलेगा, ना मेरी मनमानी से चलेगा। किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाना, मैं पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम नहीं कहते कि इल्जाम गलत है या सही है, क्योंकि वहां जो बैठे हैं वो हमारे माननीय खिलाड़ी हैं और खासकर उनमें भी महिलाएं हैं, तो जिनकी संवेदनाएं जिनके प्रति हमारी हैं। लेकिन फिर भी कानून के हिसाब से चलेगा, दिल के हिसाब से नहीं चलेगा। और कानून ये कहता है कि आप किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन वो एलिगेशन सही है या गलत है वो प्रूव करना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो सबूत पेश करेंगी, मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सभी को माननीय होना चाहिए। ये एक न्याय प्रक्रिया है जो जिसके हिसाब से ये देश चलता है। ये देश ऐसे नहीं चलता जी क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं, मैं आपके लिए मेडल लेके आया तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको दोषी मानिए, आप इसको एफआईआर कीजिए, आप इसको पद से हटाइए,
आप इसको जेल में भेजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरी नहीं मानेंगे तो मैं स्ट्राइक कर दूंगा, या मैं प्रोसेशन लेके निकल जाऊंगा, कैंडल मार्च करूंगा। मेरी नहीं मानेंगे तो मैं मेडल वापस करने की बात करूंगा, मेरी नहीं मानेंगे तो मैं मेडल गंगा में बहा दूंगा, मेरी नहीं मानेंगे तो मैं धारा 144 लगाने के बावजूद भी सारे जवाब दे दिए। आप तरीके से संविधान की बात करें तो मैं भी संविधान की बात ही कर रही थी। ठीक है, जावेद अंसारी जी आपके पास आना चाहूंगी। बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि पहलवान जो है ये भोले भाले, इन सभी को बहकाया जा रहा है किसी पार्टी का इसके ऊपर, और कांग्रेस का वे जिक्र करते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस द्वारा ये पहलवान जो है उनको बहकाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल ला रहे हैं, ओलंपिक के विनर हैं, उनको बहकाया जा सकता है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और आपकी बात से मैं सहमत हूं पलक जी। आपने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द पर्सन हु एलिजेस। ये जनरल रूल है, जो आरोप लगाता है उसको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट केस हो या रेप केस हो, इसमें प्रूफ जो होता है, जिससे आरोप लगता है उसको प्रूफ करना पड़ता है। और मैं इनसे, आशीष सांडा जी कह रहे थे संविधान से देश चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। मैं एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को भाई। सवाल ये है कि एक दो केस के उदाहरण दे दो मुझे देश में जहां पे जो माइनर है जिसने पॉस्को का केस लगाया है, उसका 164 का बयान दर्ज हो गया मजिस्ट्रेट के सामने और अभी तक पुलिस ने अरेस्ट ना किया हो। यानी एक देश दो कानून। अभी माइनर है या नहीं ये प्रूवन ही नहीं है। अगर लड़की आरोप लगाती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है और 164 के बयान हो जाते हैं तो उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाता है पॉस्को के कानून के अंतर्गत। तो आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़की ये नहीं कह रही कि फैसला हमारे फेवर में दो। लड़की पहलवान हमारे ये कह रहे हैं कि संविधान का पालन करो, कानून का पालन करो। जो दिल्ली पुलिस है वो कठपुतली बन गई गृह मंत्री जी की। क्यों नहीं कानून? 4 दिन से आ रहा है कि वो माइनर है या नहीं, सबूत ठीक है आशीष सांडा जी, आपको पूरा समय दिया गया था, आपके पास जब वापस आऊंगे आप बोलिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बोलिए जावेद जी। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार है, ऐसी निकम्मी सरकार है। अगर मैं आपको 2016 से 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं तो महिलाओं को लेकर आंकड़े बता रहा हूं मैं, 4,14,000 केसेस किडनैपिंग और एब्डक्शन के इस देश में हुए हैं और 1,96,000 केसेस बलात्कार के और सेक्सुअल हरासमेंट के हुए इस सरकार में। तो ये महिला विरोधी सरकार है, ये न्याय कैसे दे सकती है? इनके नेता तो जो बलात्कार करते हैं। जावेद जी आपके पास वापस आऊंगी। सुरेंद्र कालीरमन है हमारे साथ, पूर्व कुश्ती खिलाड़ी हैं और कोच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज पर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? पॉक्सो एक्ट के अंदर ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है, संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रही। सेक्शन 29 के अंदर ये बात लिखी गई है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना है। यहां पर तो गिरफ्तारी ही नहीं हुई, यहां तो बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो है ना डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ये नौबत क्यों आई। सबसे पहले क्यों इन्वेस्टिगेट करवाया तो धरना तो ऑप्शन नहीं, मजबूरी है धरने बैठना। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कि यूनाइटेड जो वर्ल्ड रेसलिंग है हमारी, जो पूरे वर्ल्ड की कुश्ती के जो सम्मान करती है, उसमें भी पहलवानों के फेवर में ध्यान दिया है। सेकंड वन जो है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड की ओलंपिक एसोसिएशन, उसमें भी पहलवानों के फेवर में ध्यान दिया है। तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि ना तो पुलिस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना खेल मंत्रालय खिलाड़ियों की समस्या को सुनने को तैयार है, ना ही जो है ना इनकी बातों को जो सही तरीके से सरकार जो है कर रही है। तो पहलवानों की मजबूरी है कि वो समाज का भी सहारा लेंगे, काफों का भी सहारा लेंगे, या हर आदमी जो इनको बहन बेटी मानता है उनका सबको सहारा देंगे। ये तो उनको रोड पर आना की मजबूरी है। ठीक है, हमारे साथ राहुल जी भी है। सुरेंद्र जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। राहुल जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब ये मामला एकदम ही अलग चला गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस इसको भी खंगाल रही है कि जिस नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया है पहले उसको प्रूफ किया जा रहा है कि वो नाबालिग है कि नहीं। नहीं, देखिए जैसे बताया जा रहा है, उसके एक चाचा थे लड़की के, उन्होंने बोला कि वो नाबालिग नहीं है और वो 2002 में पैदा हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि घटना कब हुई है। अभी तो ये भी है ना कि अगर जो 2002 में पैदा हुई है, और ये देखिए
ऐसे नहीं है कि इसमें ना चीजें यूज नहीं की जा रही हैं, इसमें पावर का यूज हो रहा है, प्रेशर का यूज हो रहा है, ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये पावर पॉलिटिक्स ये सारी चीजें नहीं है, उसमें इस केस में पावर पॉलिटिक्स का खुल के यूज हो रहा है। अगर जो यूज नहीं होता पावर और पॉलिटिक्स का खुल के, तो ना तो उन पहलवानों को वहां से उठाया जाता, जंतर मंतर से उठाया जाता, ना फिर वहां ये जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं वो होते। देखिए, एज ए राइटिस्ट मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं यहां ओपन कर दूं कि मैं भाई जो आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं, मैं राइटिस्ट फॉलो करता हूं, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूं कि ये बीजेपी के लिए ना गले की फांस बन गया है। और अगर जो आशीष हांडा जी कितना भी उसको सपोर्ट करें, ब्रजभूषण को कितना भी सपोर्ट कर लें, ये ऐसा मतलब इनके लिए दुखती रग हो गया है और इसका 2024 में बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है। देखिए, 2014 से पहले कि आप मोदी की लोकप्रियता का वो याद करिए, कैसे 2014 से पहले 2013 में मुजफ्फरनगर यूपी में एक साथ क्लीन कैसे किया बीजेपी ने, मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से। मोदी की लोकप्रियता नहीं थी उतनी बड़ी 2013 में या 2014 में, मोदी जी की लोकप्रियता बाद में बनी है। अगर जो आप यही व्यवहार रहा बीजेपी का, तो ये इतना डेंट खाएंगे। देखिए, राजस्थान भी डेंट खाएंगे, ये हरियाणा डेंट खाएंगे, वेस्ट यूपी डेंट खाएंगे, हो सकता है ये ईस्ट यूपी में ले जाएं। इनको इनकी जैसे ही पावर्स में आए, ये भूल गए सारी चीजें कि ये कैसे आए थे और इनको कितना नुकसान होने जा रहा है। लेकिन राहुल जी, हर एक चीज सत्ता के लिए नहीं होती ना, एक आपकी अंतरात्मा भी होती है, इंसानियत भी होती है, कानून होता है। क्या संविधान मेरे लिए अलग है और सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति के अलग है? बड़ा सवाल तो ये है ना। देखिए, आप सोशल मीडिया को पता नहीं कितना फॉलो कर रही हैं इन सारी चीजों के मामले में, मैं बहुत सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूं। टोटली ये कास्ट बेस्ड केस हो गया है, इसमें जातिवाद आ गया और जातिवाद लेके आई है बीजेपी, और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है वो जातिवाद लेके आए इसमें। और ये जितना भी जातिवाद की तरफ जाएगा उतना ही बीजेपी को डेंट होने वाला है। ना मोदी समझ रहे हैं, ना अमित शाह समझ रहे हैं, ना बीजेपी के और लीडरशिप समझ रही है। देखिए, कमाल की बात देखिए इसमें, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आपको कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे आपको डेंट कितना होने वाला है। और आशीष हांडा जी की उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो बालिग है, ना बालिग है। अच्छा, पॉक्सो में जब वो उसको पॉक्सो एक्ट में उसको एफआईआर हो चुकी है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? प्रूव तो उसको करना है ना, यहां उनको थोड़ी प्रूव करना है पहलवानों को। और रही बात, देखिए, ये बोल देते हैं कि वो किसी के मतलब कांग्रेस ने उनको सिखा पढ़ा के और ये किसी का टूल किट है। हर कोई टूल किट नहीं होता है। आशीष हांडा जी से और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से उनकी ज्यादा वैल्यू है इस देश में पहलवानों की, क्योंकि वो उस देश के लिए मेडल लेके आए और वो मेडल अपनी उससे लेके आए, मेहनत से लेके आए। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पहलवान रहा है, वो क्यों नहीं लेके आए मेडल? अगर जो वो इतना ही बहुत बड़ा मतलब उसकी आपको लगता है कि उसकी लीडरशिप में आए मेडल, तो और क्यों नहीं लेके आ रहे? यूपी से क्यों नहीं लेके आ रहे मेडल? सवाल यह है कि जो मेडल लेके आ रहा है वो मेहनत कर रहा है। पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी से ना, लेके आइए मेडल यूपी से। सवाल जब तक आप चीजें नहीं समझेंगे, बोल रहे कि उसकी लीडरशिप में मेडल है, उसने क्या किया है? मेहनत किया बच्चों ने। आशीष हांडा जी, शर्म नहीं आती? आशीष हांडा जी, मैं आपको कुछ सालों पहले की तस्वीरें दिखा दूं। यही जो हमारे पहलवान हैं, जब मेडल लेकर आते हैं तो आप ही के मंत्री फोटो खिंचवाते हैं। ना केवल आपकी पार्टी के, सभी पार्टी के हम नेता देखते हैं कि फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। अब वही पहलवान जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके नेता क्यों वहां पर नहीं जा रहे? पूछ रहे हैं उनसे कि क्या हुआ है, बताइए। जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं? बिल्कुल सर, आपसे ही सवाल है। जी, सबसे पहले तो आपसे ये विनम्र विनती करना चाहूंगा कि नॉर्मली पैनल में 2:2 होता है, लेकिन आज आपके पैनल में 3:1 की रेशो है। तो जब 3:1 की रेशो है तो 3 लोगों ने मेरे ऊपर सवाल दागे हैं, यानी मेरे ऊपर या मेरी पार्टी के ऊपर। तो मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे भी उसी हिसाब से टाइम दिया जाए। ठीक है राहुल जी, आप बोलने दीजिए। आशीष जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एज ए राइटिस्ट इस घटनाक्रम से बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैं 3 में नहीं हूं सर, आप कुछ भी हैं, मैं कह रहा हूं आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? ठीक है राहुल जी, ठीक है। आशीष जी बोलिए। आशीष जी बोलिए।
आप राइट विंग है या मैंने आपका नाम भी नहीं लिया राहुल जी, आप बिना बात पे ऑफेंड हो रहे हैं। नहीं सर ठीक है ना, आप ये तो नहीं कह सकते ना सर, मत होइए। 2:2 है, मैं कॉल करके अपने गेस्ट से पूछ तो नहीं सकती ना आप कौन सी आइडियोलॉजी रखते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। जी मैं यही तो कह रहा हूं कि आज अगर 3:1 है तो मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 3 लोगों ने हमारे ऊपर कुछ टिप्पणी की जिसका जवाब देने के लिए मुझे प्रोपोर्शनल टाइम दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल बोलिए। जी पहले मैं एक एक करके जवाब दूंगा, जो इल्जाम लगाए गए उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि आपने कहा था बीच में बात बोलिए, नोट कर लीजिए। जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है और आपने ये कहा कि आप साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं, देखिएगा आप ये जानती हैं बीइंग अ लेडी कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना एक वाक्य भी बहुत होता है, लेकिन उसको डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काउंटर एविडेंसेस और बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो फैक्ट्स इकट्ठे करने का काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं। बार बार हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो बृजभूषण जी हैं वो निर्दोष हैं। आज तक एक बार भी ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी बीजेपी नेता की नहीं आई है। हमने सिर्फ ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को उनका काम करने दीजिए, और यहां तक कि बृजभूषण जी भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई एविडेंस मिलते हैं या कोर्ट ये कह देता है कि मैं दोषी हूं तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। पहली बात, वो कितने आपने अपराधी ऐसे देखे हैं जो कहते हो कि मैं लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए तैयार हूं, अब मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट कर लीजिए। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि वो निर्दोष है, हमने सिर्फ बार बार ये कहा है कि इनको 2 मिनट ये राजनीतिक विश्लेषक जी को याद दिलाइए कि इनका काम टिप्पणी करना है मेरे बोलने के बाद, मौका दीजिए। नहीं मैं समझ सकती हूँ बहुत कुछ है बात करने के लिए, पूरी बात करेंगे हम। आशीष जी आप अपना पक्ष रखिए। जी दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि उनको धरने पे बैठना पड़ा मजबूरी में, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी मजबूरी तो हर किसी के पास होती है जिसको ये लगे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन न्याय नहीं मिल रहा मान लेना ये बात का सबूत है कि ना तो आपको न्यायालय पे भरोसा है, ना आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे भरोसा है। आप ये कहते हैं कि मैं अपने हाथ से न्याय चाहता हूं, मेरे कहे अनुसार 4 दिन के अंदर फैसला कीजिए, नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। ये कोई संविधान के हिसाब से देश में चलने वाला रूल नहीं है। ऐसे तो एक्ट के तहत अगर कोई मामला दर्ज होगा सेक्सुअल हरासमेंट के तहत तो 90 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। मैंने 48 दिन हो चुके हैं। आपके याद दिला दो सर। आपके सारे सवाल सुनिए, मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए, मुझे जवाब देने का समय दीजिए। अगर किसी को भी लगता है, जैसे पहले इन्हें लगता था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट का रास्ता लिया और कोर्ट ने इनके पक्ष में न्याय करते हुए कहा एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर आज भी पहलवानों को यह लगता है या किसी इनके सपोर्टर को यह लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही या निर्धारित समय में नहीं कर रही, तो कोर्ट जाने को किसने रोका? कांग्रेस तो उनके सपोर्ट में खड़ी है। कांग्रेस के एक से एक दिग्गज वकील इसके इंतजार में बैठे हैं कि उनको सेवा का मौका दिया जाए। क्यों नहीं आप अपनी जुडिशरी पे विश्वास करते और न्यायालय का दरवाजा खटखटाते और वहां पे पिटीशन लगाते, ताकि आप, लेकिन ये करने की बजाय आप कहें हम तो मेडल बहा देंगे, हम तो दफा 144 के बावजूद पार्लियामेंट मार्च करेंगे, हम तो अराजकता फैला देंगे। देखिएगा आपका सम्मान है कि आप खिलाड़ी हैं, आपका मान है कि आप देश का गौरव बढ़ाने के लिए आप मेडल लेके आए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दफा 144 लगाने के बावजूद आप वहां पे प्रोसेशन निकालेंगे। आप लॉ से ऊपर नहीं है, और अगर आप लॉ से ऊपर होने की गलती करेंगे तो लॉ आपको डिटेन करेगा, आपको अरेस्ट करेगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है। ये बात बिल्कुल मामला दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या बृजभूषण शरण सिंह सबूत पेश कर रहे हैं? अगेन मैं यही कह रहा हूं, नहीं सर, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ तो उनके ऊपर है ना। आपकी बात कही, गिरफ्तारी नहीं हुई सर। मैं यही कह रहा हूं, आप अजीब बात कर रही हैं। आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगी, अगर भगवान ना करे ऐसा दिन आए, तो ऐसे में आपने इल्जाम लगाया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम करेगी, और अगर आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के काम से खुश नहीं है तो आप कोर्ट जाएंगे। मैं थोड़ी आके कहूंगा कि मैंने ये किया और मैंने ये नहीं किया। व्हाई वुड आई से सो? आई एम द पार्टी इन्वॉल्व्ड। मुझे तो आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये मेरा स्टैंड है। गलत या सही ये जानना कोर्ट का काम है। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आप इतनी देर तक बोले, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपने बोला कि जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्सर हम देखते हैं, अगर मैं किसी पर कोई आरोप लगा रही हूं तो मेरे ऊपर है कि मैं सबूत पेश करूंगी कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है।
लेकिन जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, 2012 के बाद, निर्भया केस के बाद पॉक्सो एक्ट को सख्त किया गया और बर्डन ऑफ प्रूफ की जब मैं बात करती हूं तो सेक्शन 29 के अंदर यह जिक्र किया गया है कि सामने वाला व्यक्ति यह प्रूफ करेगा कि वह निर्दोष है। मैं ये बात पहले से, शुरू से ये बात जो है वो कह रही हूं, और पॉक्सो एक्ट के तहत बाकायदा गिरफ्तारी भी सर होती है। क्या आप डिनायल में हैं अभी? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि उदाहरण आपने कहा कि वो प्रूफ देगा। 3 दिन से ये बात आ रही है कि जिस लड़की के अगेंस्ट पॉस्को एक्ट, जिसके ऊपर नाबालिग होने का एक बात कहते हैं, वो पॉस्को एक्ट लगाने की बात चल रही है, जो इसको ऊपर आप इतनी बात अभी सब लोग कह रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है कि वो लड़की नाबालिग है या नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि जो फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे पता है मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे पास उसके 36 प्रूफ होंगे। 3 दिन से एक भी प्रूफ पहलवानों की तरफ से दिखाया गया है। मीडिया में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि देखिएगा ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ और ये लड़की नाबालिग है, ऐसा कहा गया क्या एक बार भी? आप बताइए ना। अगर आपको कोई सर उसने बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है सर, प्रूव या डिस्प्रूव करने उस पहलवान ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, उसने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। नहीं लेना केवल और केवल किसी के चाचा ने कह दिया कि हमने झूठा बनवाया था, तो क्या मान लेंगे? उसका खंडन किया गया। ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आप तीनों भी हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो वही दूसरी तरफ पहलवान भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर अभी आपने आशीष जी को सुना हो तो उन्होंने एक बात कही और मुझे लगता है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि बर्थ सर्टिफिकेट उसके द्वारा दिया गया, लेकिन उसी का एक रिश्तेदार पहलवान का कह रहा है कि वो नाबालिग नहीं है और वो उसकी चाचा है। इससे क्या फर्क पड़ता है वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा? वो तो जो एफआईआर में लिखा गया कि वो वारदात जो थी, इंसिडेंट कौन से साल का था, उससे पता लगेगा। दूसरा, लड़की के पास पासपोर्ट भी होगा, लड़की के पास आधार कार्ड भी होगा, तो डेट ऑफ बर्थ तो 10 मिनट में क्लियर हो जाती है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही है कौन सी गलत। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहूंगा, आशीष भाई कह रहे थे कि वो कह रहे हैं मैं फांसी पे लटक जाऊंगा अगर प्रूफ हो जाऊंगा। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी डायलॉग मारा था, अगर नोटबंदी गलत हो गई तो 50 दिन में जो देश सजा दे मैं उस चौराहे पाने को तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री जी जो नोट चलाया था वही वापस ले लिया। और दूसरा, ये देश का पहला ऐसा अपराधी है, आरोपी है अपराध का, जो कह रहा है मेरा नार्को टेस्ट कराओ। भाई कोर्ट डिसाइड करता है, ये तो इस तरह तो सारे आतंकवादी कह देते कोर्ट में जाकर मेरा नार्को टेस्ट कराओ। ये कोर्ट फैसला लेता, आप फैसला नहीं लेते हो। दूसरी बात, यहां पे मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, एक सवाल का जवाब दे दे, मैं सारी बात इनकी मान लूंगा। जांच हो रही है, ये हो रही है, आईओ ये कर रहा है, पुलिस ये कर रही है। पॉस्को में 100 केस होते हैं, 100 में से 99.9% अरेस्ट हो जाते हैं। ये अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? 2 केस ऐसे दे दे देश में जिसमें पॉस्को की धारा लगी हो और 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने दर्ज करा दिए हो और उस आदमी का अरेस्ट ना हुआ हो, तो मैं मान लूंगा आप सही कर रहे हो। दो केस का नाम ठीक है देश में। ठीक है, सुरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सुरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। सर, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो ये केस दर्ज करवाया गया है, पहलवान की भतीजे है, जो जिनकी भतीजी है, चाचा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ दिया है। उन्होंने कहा कि ये फर्जी हमने बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनाया था, वो पहलवान वो दिखा रही है। तो अब किसकी माने, चाचा की माने या फिर भतीजी की माने? मैडम, चाचा ने ये कहा है मीडिया के सामने कि मेरा भाई से 7 साल से झगड़ा है। तो ये एक अपने आप में एक जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले परिणाम ऐसा ही है, जब कोई भी अगर आदमी कंप्लेन देने जाएगा, पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होता है, सबसे पहले ही एज वेरीफाई की जाती है। उसके बाद में जो एलिगेशन है वो इन्वेस्टिगेट होते हैं। तो प्रीमा फेसाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है कि ये पॉक्सो है, फिर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है। तो ये तो एक उसने भाई ने काउंटर किया, उनका आपसी झगड़ा दोनों भाइयों का किसी प्रॉपर्टी के इश्यू पर जो है, इसलिए उसने इसको अरेंज किया है कि मेरी भतीजी है। अगर शुभ चिंतक है वो, तो वो शुभ चिंतक है, तो उसको जरूरत क्या है अपने भतीजे को बदनाम करने की? वो एक प्लांटेड है, वो नेताजी ने जो है बड़ी ने उसको प्लांट किया है।
ताकि उसका फायदा लेकर मैं उनको आपस में लड़ा दूं और उसका फायदा ले पाऊं। लड़की की जो उम्र है उससे पहले लड़की कंपटीशन खेली है, तो ये एक सवाल निशान फेडरेशन के ऊपर भी जाता है। तो क्या फेडरेशन ए ट्रैक नहीं करती है? जब ए ट्रैक करती है, लड़की अंडर 17 में खेल ली है, कैडेट में लड़की खेल ली है, तो फेडरेशन ने चेक किया उसके एज को, एज वेरीफाई करने के बाद उसमें खेला लड़की को। तो लड़की की एज जो बिल्कुल सही है और डॉक्यूमेंट भी सारे सही है। जो चाचा है वो एक जो प्लांटिंग है उसको प्लांट लेके आए हैं, और जो डॉक्यूमेंट राहुल जी, इस बीच सवाल ये भी हो जाता है कि इतनी पहलवानों के अंदर बेसब्री क्यों है? सब्र करें, जांच हो रही है, क्योंकि 90 दिन का तो पॉक्सो एक्ट के अंदर कहा ही गया है कि 90 दिन के अंदर आपको जांच पूरी करनी है। बात बेसब्री की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने हिम्मत की और वो आगे आए। हमने मीटू कैंपेन देखा था, हमने नैतिक कितने सारे, हमने हॉलीवुड में देखा था कि वो शोषण पे कितने सारे लोगों ने अपना वर्जन दिया और ये सारी चीजें, हमने वहां नैतिकता भी देखी। यहां हम नैतिकता नहीं देख रहे हैं, मामले में किसी में भी कोई नैतिकता नहीं है। यहां प्रूव कर रहे हैं, चलिए ठीक है प्रूव कर रहे हैं, तो किसको डिफेंड कर रहे हैं आप? डिफेंड द डिफेंडेबल। आशीष जी, ऐसे किसी को डिफेंड थोड़ी कर पाएंगे आप, और वो सबको समझ में आ रहा है कि क्या डिफेंड कर रहे हैं आप। देखिए, मैंने जैसे बोला कि इस केस में पावर और पॉलिटिक्स का यूज हो रहा है, वो चाचा प्लांटेड है यहां, और अगर जो कोई उसका सहारा ले रहा है और ब्रजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। आपको एक मिला कि ठीक है आपने एक प्लांट कर दिया, और आप केस को याद करिए आसाराम को। आसा केस में क्या कैसे कैसे लोगों को लाया गया था, कैसे कैसे फेक एविडेंस क्रिएट किए गए, कितने बड़े बड़े वकील लगे थे इस देश के, सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी, ये वो केटीएस तुलसी, इस देश के सारे बड़े वकील लगे थे इस देश में एक आरोपी को, अपराधी को बचाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आप इस देश में जब लड़कियों को, बच्चियों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते, तो आपको नैतिकता की बात करने का कोई हक नहीं है। और अगर जब ऐसी नैतिकता की बात करते हैं जैसे पॉलिटिक्स के लिए, तो आपको लगता है कि ऐसे पॉलिटिक्स चलेगी क्या? आपको लगता है सोशल मीडिया पे देखिए क्या क्या गंद लिखी जा रही है उन लड़कियों के लिए। शर्म नहीं आती इस देश को? जातिवाद कर रहे हैं आप, इसमें शर्म नहीं आती आपको? वो जब इस देश का तिरंगा ओलंपिक में लहरा रहा था, वो जातिवाद था किसी के लिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अगर जो आशीष जी से या बीजेपी के बहुत सारे लीडरों से ज्यादा लोकप्रियता उन पहलवानों की, उन्होंने इस देश के लिए किया। आशीष जी और बहुत सारे लीडरों ने क्या किया इस देश के लिए? डिफेंड कर रहे हैं, इस देश का नाम रोशन किया उन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए जब आप सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आशीष जी, मैं फिर से एक एक करके सभी के सवालों के जवाब देते हुए अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले तो मैं राहुल जी को ही एड्रेस करूंगा, क्योंकि वो उनके नाम के नीचे लिखा आ रहा है राजनीतिक विश्लेषक, और वो राजनीतिक विश्लेषक जी हमारे आज किस माइंडसेट से बैठे हैं, मैं पर्सनल होना नहीं चाहता, लेकिन वो मोदी जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी टर्न में बोलने की तमीज उनको है नहीं कि अपनी टर्न में बोले, बस इतना उनसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पे ये खुद ही दो बातें कह रहे हैं कि जातिवाद बीजेपी लेके आई, और बीजेपी को ये पता नहीं है कि जातिवाद उन्हें कितना नुकसान देगी। यानी ये कोचिंग क्लासेस लेना चाह रहे हैं मोदी जी की, अमित शाह जी की, क्योंकि इनके नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक आपने लिख दिया है, तो ये उनसे ज्यादा सियाने हो गए हैं। खैर, मुझे पर्सनल बात नहीं करनी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खाप पंचायत कौन है इस मामले में बोलने वाली? ये बताइए मुझे। किसी की कोई पर्सनल एलिगेशंस हैं, ठीक है, पहलवान उनके लिए खड़े हो गए क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो भी साथी पहलवान है। कल को खाप पंचायत कहेगी कि हम खड़े हो जाते हैं टीचर्स के लिए, परसों खड़े हो जाते हैं हम डॉक्टर्स के लिए। यानी एक पैरेलल कहीं पे ना ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का काम खाप पंचायत कर रही है। वो खाप पंचायत तो फिर बात खत्म करने दीजिए मुझे जी, मैं बात तो खत्म कर लूं, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। आप बोल रहे हैं कि खाप पंचायतें क्यों कर रही है प्रदर्शन? बिल्कुल बोल रहा हूं क्यों कर रही है। जब आपने एक केस दर्ज किया जुडिशरी के अंडर है, खाप पंचायत कहती है कि भैया जुडिशरी को छोड़ो, वो जो फैसला करेगा कोर्ट बाद में करेगा, तुम्हारा फैसला हम निपटाएंगे। क्यों भैया, खाप पंचायत जुडिशरी से ऊपर हो गई क्या? उसके बाद अल्टीमेटम गवर्नमेंट को देना,
कि 7 मई को हम अल्टीमेटम देते हैं, तुम्हें 15 दिन का टाइम देते हैं, और वो 15 दिन 21 मई को खत्म हुए। लेकिन इन्होंने मार्च का प्लान किया 28 मई को, जानबूझ के, जिस दिन संसद का, नए संसद का लोकार्पण होना था, क्योंकि उनके 15 दिन तो 21 मई को खत्म हो गए थे। और 20 मई को एक और स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो देखिएगा कुछ ऐसा होगा जो देश को हर्ट करेगा। यानी आप देश को और न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े आप कब से हो गए? और उसके बाद आप धमकी देते हैं कि हम मेडल गंगा में बहाएंगे। मेडल आपकी पर्सनल बबूती है क्या? आपकी जेब में रखा रेनॉल्ड का पेन है क्या? उस मेडल को लाने के लिए 140 करोड़ लोगों की दुआएं आपके साथ थी, भले मेहनत आपकी थी, कितने देश के लोगों की दुआएं थी, आप जाके उसको बहाने का काम करेंगे। फिर बहाया क्यों नहीं? यानी ये गीदड़ धमकियां देने का काम। और दिया किसको? देश का मेडल आपने राकेश टिकैत के हवाले कर दिया। और राकेश टिकैत ने किस बलबूते पे उन्हें कह दिया कि 5 दिन के अंदर मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा। क्या है भाई राकेश टिकैत? 5 दिन के अंदर न्याय दिलाऊंगा, ये कहना पहलवानों को किस बलबूते पे ये आश्वासन दे दिया? क्या उनके साथ ये खिलवाड़ करना नहीं है? और उसके बाद पहलवानों के खुद की स्टेटमेंट, हम मर जाएंगे लेकिन हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। आज के बाद किसी को इस देश के लिए मेडल लाना नहीं चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे पहुंच जाइए। इस तरह के इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट्स देना क्या ये पहलवानों को शोभा देता है? और जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं। कभी वो कहते हैं हमें जांच चाहिए, जांच कमेटी बिठा दी जाती है तो हमें एफआईआर चाहिए, एफआईआर कर दी जाती है तो हमें अरेस्ट चाहिए, अरेस्ट भी अभी के अभी चाहिए, 15 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है जावेद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम ये पूरी टाइमलाइन जो देख रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हुए नजर आ रहा है पूरा प्रोटेस्ट? बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये लोग। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये उसको बचा रहा है जो टाटा में आतंकवाद में जेल जा चुका है। ये उसको बता रहा है जो रांची में पहलवान के मुंह पे थप्पड़ मार देता है। ये उसको बता रहा है जिसका नहीं बचा रहे, उसको बता रहे हैं तो पीछे मत बोलिए, मैंने नहीं बोला था। आशीष जी, आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का, बाकी पैनलिस्ट भी। ठीक है, बोलिए जावेद जी। नहीं, आप गलत इल्जाम मत लगाइए ना। ठीक है जावेद, सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। चिन्मयानंद पे जिस लड़की ने आरोप लगाया था, जिसने वीडियो जारी किया था, उसको ही आपने जेल में डाल दिया था। गृह राज्य मंत्री थे वो पूर्व, उसको बचा रहे थे। अरे उदाहरण मैं बता रहे थे। दूसरा, अपनी आसाम की युवा कांग्रेस नेता के साथ क्या किया? उसने कहा कि आपका, अरे ठीक है आशीष जी, आप दूसरों को भी करता है, आपने उस बेटी को ही निकाल दिया। आशीष जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, बोलिए जावेद जी, बोलिए। आप कह रहे थे भी तमीज नहीं है, डिस्कस करो तो आपको तमीज नहीं है। ठीक है जावेद जी, बोलिए। ठीक है आशीष जी, आशीष जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रजभूषण कह रहा है 15 रुपए में मेडल आता है। यहाँ पे 4 पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं 80 रुपए आपको देता हूं, 60 रुपए देता हूं, सबको एक मेडल दिलवाइए ओलंपिक का। दिलवाइए, दिलवाइए। हमारे साथ भी देश के 140 करोड़ की दुआएं, दिलवाइए मेडल। 15 रुपए में आता है मेडल। हर चीज को आपने मजाक बना दिया देश को। मैंने आपसे सवाल किया था कि एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें 164 के बयान हो गए और पोस्ट को लगा हुआ अरेस्ट ना हो। बताइए। आप भाषण दे रहे हो पॉलिटिकल टीवी पे बैठ के कि ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। एक उदाहरण दे दीजिए जहां पे 164 के बयान हो गए हो और लड़की नाबालिग और पोस्ट को लगाओ। आप बताइए किसको? भारत के सारे लोगों के लिए कानून अलग है और भाजपा नेताओं के लिए अलग है। जाते हैं जब इतना आपके पास एक उदाहरण दे दीजिए। इतने बड़े बड़े वकील आपके बेकार बैठे हैं। ठीक है, ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए। अभी भी सवाल यही है कि इंसाफ की लड़ाई है और सच्चाई आखिर है क्या? फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।